बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन का जो है वो सीज़न है, हमें देखने में ज़रा कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में तंजीम साजी हो रही है, कहीं पीडीएम बन रही है, कहीं मौजूदा जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की वो भी अपनी तंजीम साजी करती हुई नज़र आती है। सेनेट के इलेक्शन की भी बात चल रही है और साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन की भी बात चल रही है। और उसी तनाज़र में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तंजीम साजी को मजबूत करने के उसमें मूड में नज़र आ रही हैं। तहरीक इंसाफ क्योंकि जो बेस करती है वो तंजीम साजी पे ही बेस करती है। सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सा नया ट्रेंड जो है वो तहरीक इंसाफ ने दिया, ख़वातीन को, यूथ को शायद वोट बैंक तक लेके आने में तहरीक इंसाफ का बड़ा मतलब कामयाबी है। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो पढ़ी लिखी यूथ भी तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा शाहबाज अहमद। ये इस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इंसाफ यूथ विंग के। इससे पहले इनके पास मुख्तलिफ ओहदे रहे हैं। नॉर्थ पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये इंसाफ यूथ विंग के। उसके बाद इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के इनका पास नायब सदर का ओहदा रहा है पंजाब का। और फिर ये उससे पहले इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन रावलपिंडी के प्रेसिडेंट रहे हैं। हालिया तंजीम साजी जो हुई है उस पर बहुत सी सवालात उठ रहे हैं। यानी गुज़िश्ता चंद दिन पहले जो एक मरहला सितंबर से लेकर दिसंबर तक रहा है जो इंसाफ यूथ विंग का है, उसमें ये इन्होंने जो क्योंकि ज़रा प्रेसिडेंट हैं इन्होंने तंजीम साजी की है, उसमें किस तरह के सवालात उठाए गए हैं। और अभी रिसेंटली तहसील कोटली सतिया का भी हुआ, वहाँ पर कुछ लोगों ने जो इख्तलाफात कुछ नज़र आए और कुछ रिज़ाइन भी हुए, उस पर भी बात करेंगे। तंजीम साजी जो है वो कोटली सतिया में नहीं हुई, बाकी हर जगह पे हुई है और बाकी जगह पर इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अभी सबसे पहले यही ज़रा क्योंकि हॉट टॉपिक यही चल रहा है कि तंजीम साजी हुई है जो आपकी इंसाफ यूथ विंग की है, उसमें कोई इख्तलाफात किस बात के हैं, क्या वजह है, लोगों ने रिज़ाइन क्यों दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और आज मेरे ख्यालात को सुन रहे हैं। इंसाफ यूथ विंग मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अंडर तकरीबन 18 तहसीलें आ रही हैं और हमने सब में तंजीम साजी का अमल स्टार्ट किया। सितंबर में, अक्टूबर में कुछ को लगाया। अभी रिसेंटली हमने इसी माह में इंसाफ यूथ विंग कोटली सतिया की तंजीम बनाई। सबसे पहले तो हमारे लिए मेरी टीम के लिए ये एजाज़ की बात है कि उस तहसील में जहाँ ना अभी मदर पार्टी ना कोई और तंजीम, इवन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी तंजीम साजी करते हुए डरते हैं, हमने वहाँ पे तंजीम साजी की। वहाँ पे मुख्तलिफ उम्मीदवार थे, 9-10 उम्मीदवार थे तहसील प्रेसिडेंट्स के लिए। अब होता यह है कि जहाँ पे भी एक पार्टी मजबूत होती है, ग्राउंड पे स्ट्रांग होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही सीट के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन एक टीम होती है, वो टीम बैठ के डिसाइड करती है कि किसका नाम। ऐसा नहीं है कि कोई उनमें से नायल था या उनमें से कोई भी वर्कर नहीं था, सब पार्टी के वर्कर थे और वो सारे ही हमारे लिए बड़े एहतराम के लायक हैं। लेकिन एक पार्टी डिसाइड देखती है कि ऐसा कौन सा नौजवान है जो तंजीम चला सकता है। ये सारे भी चला सकते हैं लेकिन इनमें बेस्ट कौन है, ये सारे ही अच्छे थे लेकिन इनमें बेस्ट चूज़ किया। अब जब हमने तंजीम साजी की तो कुछ नौजवानों के एतराज़ात आए, हमने उनको दावत दी कि आए बैठ के हम आपकी बात सुनते हैं और इन एतराज़ात को दूर करते हैं और मिल बैठ के हम अपनी तहसील कोटली सतिया के लिए, पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, यूथ विंग के लिए काम करते हैं ताकि हम अपनी तहसील को जो पसमानदगी में रही है उसको सब मिल के हम नौजवान तरक्की की राह पे गामजन कर सकें। लेकिन अभी भी उनके आपने देखा कि उन्होंने इस्तीफ़े दिए, हम अभी भी उनके साथ डायलॉग में हैं। इंशाल्लाह पहले हम 5-6 ग्रुप्स में डिवाइड थे, आज हम जुड़ के 2 हो गए हैं। इंशाल्लाह अगले दिनों में हम एक ग्रुप बन जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मुझे ये बताएं टोटल कितने मेंबर्स हैं जो आपने अभी टोटल जो नोटिफिकेशन हुआ था तहसील में टोटल कितने? 12 लोग थे जिनमें से 6 ने रिज़ाइन किया और 6 मौजूद हैं। रिज़ाइन करने की वजह क्या बनी, मतलब क्या इख्तलाफात क्या सामने आए हैं? देखिए, वो उन सब का ये ख्याल है कि जो कुछ लोग थे उनको एडजस्ट नहीं किया गया। अब बंदे थे 30-40 मैन, उनमें से 12 को चूज़ करना वही मुश्किल अमल होता है। अब जो रह गए हैं उनका ये एतराज़ है कि उनको भी एडजस्ट किया जाए। तो हमने तो उनसे कहा कि आए बैठे, अभी भी तहसील में 10-15 और होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हम उनको भी एडजस्ट करेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट में जब एक नोटिफिकेशन होता है
तो कारकुनान का जो जज्बात होते हैं जो उनके वो उरूज पे होते हैं, तो अभी थोड़ा ठंडे होंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ बैठ जाएंगे। टोटल कितने उम्मीदवार थे कोटली सतिया में? मतलब जो तहसील प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार थे वो तकरीबन 10 से 11 थे। उनमें से जो टॉप 5 थे उनमें से हमने टॉप 3 को एडजस्ट किया। साथ टॉप 5 के साथ हमारे नोटिफिकेशन से पहले भी 5-5, 6-6 घंटे के हमारी मीटिंग्स हुई। हमने उनको कायल किया किन चीज़ों पे, और ये क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी, यानी एक तहसील प्रेसिडेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कोई बेसिक क्वालिफिकेशन, एज, कोई यानी इस तरह की चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो एज होती है, 32 से वो कम होना चाहिए। उसके बाद जब हम बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो पार्टी में आया पुराना है, लेकिन सिर्फ पुराना होना कि एक प्रेसिडेंट की वो मेरिट नहीं है, बल्कि क्या वो तहसील को में यूथ को अपने साथ चला सकता है, क्या वो तहसील की यूथ की आवाज़ बन सकता है, तहसील के जो हमारे मसाइल हैं उनको आला क़यादत तक लेके जा सकता है। ये सारी चीज़ें, फिर ऐसा नौजवान जिस पे अगर 5 उम्मीदवार हैं तो उनमें से कम 3 मुतफिक हों, तो हम ये सारी चीज़ें देख के उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इनमें से जो 11 उम्मीदवार हैं कौन कौन थे? मतलब आप को ज़ुबानी नाम याद होंगे? जी, ज़ुबानी कुछ नाम मुझे याद हैं। अगर आप सिर्फ यूनियन कौंसिल मलड़ सतिया जो मेरी अपनी है, वहाँ से इरफान इदरीस भाई थे, वहाँ से तैमूर अफजाल थे, सामने वगल से सद्दाम कुदूस सत्ती साहब थे, दिरकोट से जो हमारे वो केठवाल भाई हैं, साकिब केठवाल साहब थे, सांठ हलवाली में से कासिद भाई थे, उसके अलावा लेतराड़ में से मोहसिन भाई थे, करोड़ में से हमारे 2-3 बेसिकली थे, एक इमाम अब्बासी साहब थे, उसके अलावा हमारे तैयब हाफिज़ तैयब जनियाल साहब थे। तो ये उसके दिरकोट उस यूनियन कौंसिल बतिया में से भी 1-2 उम्मीदवार थे। तो इस तरह हमने इन मैक्सिमम को एडजस्ट भी किया। 1-2 को हम, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 12 लोगों की टीम थी, तो अब 40 को एक कूजे में बंद करना मुश्किल था, तो हमने 12 को किया, और इसकी वजह से उनको कुछ एतराज़ात हैं, इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। यानी कोई ऐसी SOPs आपने बताया एज 32 से नीचे होनी चाहिए, तो ये जितने भी जिन लोगों ने अप्लाई किया, इनके लिए अप्लाई करना है, इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, इनकी तालीम क्या रखी जाती है? यानी कोई SOP मौजूद है कि आपकी मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या मैट्रिक होनी चाहिए, या इवन अंडर मैट्रिक भी यूथ में आ सकता है? नहीं, देखिए सिर्फ एज लिमिट है, क्योंकि सियासी पार्टी में आपको पता है वोट सबका बराबर है, ठीक है, और तो कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशंस नहीं है कि उसकी एजुकेशन क्या हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो उसकी एजुकेशन चाहे मैट्रिक है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन वो बाशऊर होना चाहिए। देखिए अगर किसी के पास एजुकेशन है लेकिन उसके पास शऊर ना हो, तो हम ऐसे नौजवानों को तलाश करते हैं जिनके जो बाशऊर हों। लेकिन आप जब ऑनलाइन वो करते हैं तो उसमें एक शख्स बता रहा होता है कि मैं BA LLB हूँ, या मैं मैंने MA किया हुआ है, या मैंने कोई PhD की हुई है, तो एक बंदा मतलब मैट्रिक है और वो ऑनलाइन कैसे बताएगा कि बाशऊर? यानी आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं? बेसिकली हमारा प्रोसेस ऐसा है कि हम सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म जारी करते हैं, उस पर सारे उसको फिर मैक्सिमम जो है वो शेयर करवाते हैं ताकि हर बंदे तक पहुंचे। वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पे सब अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम उन सबको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं। इंटरव्यू फिजिकली इंटरव्यू होता है? जी बिल्कुल फिजिकल। उसमें पैनल में कौन लोग होते हैं? मतलब हमारी 16 लोग मेंबर्स की डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी है, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। 16 लोग बैठते हैं और फिर वो जज करते हैं? बिल्कुल। अभी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अभी मोहसिन सत्ती हैं, मोहसिन तारिक सत्ती, यूनियन कौंसिल लेतराड़ से उनका ताल्लुक है। वो उनकी क्या है, एज क्या है? और उनकी एज 26-27 है। सही है। और वो जो है वो उन्होंने बैचलर्स की हुई है। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन उन्होंने की? जी बिल्कुल। और वो गुज़िश्ता कितने सालों से तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं, एक्टिव हैं, रोल प्ले करें कोटली सतिया में? वह मोहसिन भाई जो हैं वो तकरीबन 2013 के बाद पार्टी में आए, और उससे पहले भी होंगे, लेकिन इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में उन्होंने प्रॉपर ज्वाइन की। उन्होंने एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहसील उन्होंने सर्व किया। और ये वो वक्त था जब आपको जो NA 57 स्पेशली कोटली सतिया की सियासत को जानते हैं, तो उनको ये मालूम है कि 2013-14 में वहाँ पे सियासत करना, PTI का नाम लेना भी मुश्किल था। तो मोहसिन भाई ने अपने प्रेसिडेंट के साथ जो है शानी अनवार के साथ मिल के वहाँ पे ISF को स्ट्रेंथन किया। और अगर ये मैं कहूँ कि ये इन्होंने ISF की बुनियाद वहाँ रखी तो गलत नहीं होगा। जनरल सेक्रेटरी कौन है इस वक्त?
और कासिद महमूद सत्ती यूनियन काउंसिल सांट सुल्ला से उनसे ताल्लुक़ है, सांट अनवाली उनका अपना आबाई घर है। तो उन्होंने भी वो भी तकरीबन 2011-12 से हर पार्टी के इवेंट में जो लोग कोटली सत्तियों की सियासत को जानते हैं वो कासिद महमूद सत्ती को ज़रूर जानते हो। तो उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी एज और कब से वो पार्टी के साथ हैं? देखिए वो पार्टी के साथ 8-9 साल से वो भी हैं। उन्होंने मेरे हाल से डिप्लोमा किया DAE वगैरह, और उसके अलावा एज भी उनकी 32 से नीचे ही है, 29-30 एज है उनकी। सही है। और दीगर जो ओहदे हैं और 6 जो लोग जिन्होंने इस्तीफे दिए वो कौन लोग हैं और वो वजह क्या बनी, यानी कौन कौन से ओहदे हैं जिनसे उन्होंने इस्तीफे दिए? एक तो सीनियर नायब सदर थे हमारे करोड़ से, एक फाइनेंस सेक्रेटरी से करोड़ से, उसके अलावा 2 डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एक यूनियन काउंसिल बतिया से थे, एक हमारे पास वगल से आतिफ भाई थे। ये सारे देखिए मैंने आपको बताया कि एक घर में भी है, आपकी एक फैमिली में भी कभी कभी एतराज़ात होते हैं, और फैमिली में भी अगर आप 5-6 बहन भाई हैं तो किसी एक को घर में बड़े वो अपॉइंट कर दिया जाए तो बाकियों के एतराज़ हो सकते हैं। तो ये जमहूरी अमल है। आपको पता है हमारी तहसील बड़ी पसमानदा रही है, और स्पेशली हम कोटली सतिया में लोग। क्या लग रहा है मुशावरत क्यों नहीं हो सकी? यानी अगर तंजीम साजी के फ़ौरन बाद इस्तीफे आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी अभी टाइम लग रहा है। अगर उनको उसमें एक तो अगर पहले मुशावरत होती या कोई इस तरह का आपको लग रहा है कि ये मज़ीद ट्रांसपेरेंट होता है तो शायद ये ना होता। नहीं देखिए मुशावरत ऐसे ही होती है। मैंने आपको बताया जितने प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स थे उनसे मिनिमम 4-5 घंटे की हमारी मीटिंग्स हुई हैं। सही है। उनको या हम उनको कायल कर रहे थे या वो हमें कायल कर रहे थे। सही है। तो मुशावरत तो प्रॉपर हुई है, लेकिन आपको तहसील कोटली सतियों की सियासत का बेहतर पता है कि हम ये वो तहसील थी जहाँ 2012-13 इवन 14-15 तक हमें यूथ ढूंढनी पड़ती थी। आज ऐसा मौका आया कि हम मुश्किल से 30-40 में से 12 सेलेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो इस सारे अमल में ये जो सियासी अमल होता है, स्टार्ट में आप आज से 20-25 साल पहले मरी में चले जाएं तो ऐसे ही हालात थे। जब वो मतलब एक अपनी सियासी कुव्वत बन रहे थे तो उस सियासी कुव्वत में हम क्योंकि इतना पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। इख्तलाफात जो है वो आपने क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखा है, आपने 18 डिफरेंट जिसमें तहसीलें भी हैं, जिसमें MC भी है, आपके और भी एरियाज़ हैं, कहीं भी इस्तीफे नहीं हुए, सिर्फ कोटली सती में इस्तीफे हुए? नहीं, आप बहुत सारी जगहों पे इस्तीफे हुए हैं। देखिए ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मेरे पास नहीं, पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि हम उनको पहले बता के नहीं अपॉइंट करते, क्योंकि कोई भी एग्री नहीं होता कि सदर के अलावा मुझे लगाना नहीं, तो कुछ लोग इस्तीफा देते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी जो इस्तीफे दिए गए हैं वो कोटली सती के अलावा किस किस तहसील में? देखो गुजर खान में से 2 इस्तीफे आए हैं, ठीक है। उसके अलावा मरी में से MC में से 3 इस्तीफे आए थे, मरी तहसील में से 1 इस्तीफा आया था। तो ये होता ऐसे है कि आपको पता है, आप जब हम अपॉइंट कर देते हैं तो उसके बाद कुछ लोग हमारे फैसले को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक्सेप्ट ना करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर मैं समझता हूँ मैं प्रेसिडेंट का आयल हूँ तो मैं अगर मुझे कोई जनरल सेक्रेटरी भी लगा देता है तो मैं प्रॉपर तरीके से इस्तीफा दे सकता हूँ। लेकिन ये जो होता है शोर गुल, और वो भी एक होता है कि आप ऊपर इवन सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, उनका आइनी हक है, उनका एक सियासी हक है, लेकिन उसको ज़ातियात पे या ऐसे तरीके से कि लड़ाई झगड़ा या आपस में डिवीजन की तरफ लेके जाए, ये थोड़ी सी चीज़ें गलत है। सही है। तो अभी जो मरी के मामला थे वो हल हुए या अभी वो भी पेंडिंग? जी नहीं, मरी बाकी तकरीबन सारे इवन गुजर खान के मामला थे, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हम उनके पास भी गए, उनके साथ बैठे और उनमें से कुछ लोग एग्री हो गए, कुछ लोगों ने वो वापस आ गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी एग्री नहीं, वो भी इंशाल्लाह जल्द हमारे साथ होंगे। अभी कोटली सतिया में कब आप बैठ रहे हैं और कब मामला हल कर रहे हैं? अभी भी हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं उनके साथ। आज भी हमारी एक मीटिंग है, कल भी 2-3 दिन से हम डेली बैठ रहे हैं और बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इस तंजीम साजी को। तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये मामला हल होगा? इंशाल्लाह। देखें हम एक पार्टी के हैं, हम एक तहसील के हैं, हमारी आपस में काफ़ी के साथ रिश्तेदारियां भी हैं, तो इंशाल्लाह आप 2 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम सारे एक पेज होंगे। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं, मदर पार्टी जो आपकी मतलब मदर तंजीमी ढांचा जो है वो आपका अभी तक एक तो हम देख रहे हैं कि 2013 से लेकर 18 तक जो रहा वो उसमें कोटली सतिया के साथ ये मामला रहा कि यूनियन काउंसिल कम कर दी गई, तो बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हुए, तो बल्दियाती जो इदारे हैं वो भी आप खाली रहे। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो वो तंजीम साजी भी नहीं होती, और अभी तक बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हुए। तो इससे इस तरीके से आपको क्या लग रहा है कि आवाम के जो मसाइल हैं मज़ीद बढ़ते हैं और अब
अगर MPs MNs के वैसे इख्तलाफात क्या हैं, वजह क्या है कि तंजीमी ढांचा क्यों नहीं क्लियर बना? देखिए, सबसे पहली बात है, अक्सर सुनने में आता है कि MP और MNA के कोई आपस में इख्तलाफात हैं। आप रोज़ सोशल मीडिया पे देखा करें, मरी कोटली दोनों एक साथ जाते हैं। लेकिन आप भी अगर आप एक इदारा चला रहे हैं, हो सकता है उस इदारे में दो जब पार्टनर्स होते हैं तो उनके आपस में डिस्कशन ज़रूर हो सकती है, इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन उनको इख्तलाफात आप नहीं कह सकते। ठीक है। और जो तंजीम साजी का मामला है, देखें अब आपके सामने हमने यूथ विंग को अपॉइंट किया तो एक मतलब आवाज़ उठी है, रेजिस्टेंस आई है। तो कोई भी पार्टी की आदत जो अपने इलाके से मुखलिस होती है, वो लोगों को डिवाइड नहीं करना चाहती, वो यूनाइट करना चाहती है। जैसे हम अपने भाइयों के साथ बैठ रहे हैं, उनको राज़ी कर रहे हैं, इस तरह वो भी उस वक्त तक अपॉइंट नहीं कर सकते जब वो एक पेज पे ना आए सारे। ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि इसलिए एक पेज पे ना आने की वजह से अभी तक MPA MNA जो है वो, MPA का क्या रोल होता है तंजीम साजी में? क्योंकि आप ज़रा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, क्या MPA अगर ये कहेगा कि मेरी मर्ज़ी के बंदे लगाएंगे तो जो भी आपका मेंबर है जो जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या वो MPA की मर्ज़ी देखेगा या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? देखिए, सबसे पहले तो बात है इंसाफ यूथ विंग की, हमारी। हम प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा तो MPA MNAs का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बस वो हमारी पार्टी की इज्जत है। हमारे MNAs आज असेंबली में हैं तो हमारे PM जो हैं वो PM है, लेकिन MNAs MPAs की मशावरत ज़रूर सुनते हैं, लेकिन डिसीजन हमारा अपना होता है। ठीक है। मदर बॉडी में भी ऐसा ही है कि जो MNAs MPAs हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हल्के में इलेक्शन लड़ा होता है, उनको बेहतर आइडिया होता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन के दौरान अपना रोल प्ले किया, उससे पहले रोल प्ले किया, तो वो उनकी मशावरत ज़रूर हो सकती है, लेकिन डिसीजन जो है वो तंजीम का होता है। यानी आप इसको क्या समझते हैं कि अगर तंजीम साजी नहीं हुई कोटली सतिया में तो ये किसकी तरफ से नाकामी है? सदाकत अली अब्बासी की तरफ से नाकामी है जो कि अपना सरगोदा से लेकर उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों में करवा दी है, सिर्फ कोटली सतिया में मसला आ रहा है, या उसमें आपको लग रहा है कि कोटली सतिया में मसला ही इस तरह का है कि वो आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह के बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, न तंजीमी ढांचा बनता है, या आप समझते हैं कि सियासी समझ बोझ में कमी है वहाँ पर? क्या वजह क्या है? नहीं, देखिए, सियासी समझ बोझ में कमी तो नहीं है। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस टाइम नॉर्थ पंजाब में 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें तकरीबन 35 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें तंजीमें नहीं बनी, कोटली सतिया समेत। उन बाकी 34 तहसीलों में भी ऐसा ही है कि वो एक पेज पे लाना चाह रहे हैं। देखें, आप या कोई भी जब घर का बड़ा होता है, वो ये नहीं चाहता कि मैं घर में ऐसे डिसीजन करूं जिससे आपस में लड़ाई झगड़े का, इंतशार का ख़तरा हो। तो इसलिए ना तो ये MNA की गलती है, ना MPA, ना तंजीमों की, बल्कि इसमें थोड़ा सा हमें भी, देखें, हम एक जो लीडर हैं वहाँ के, उन सबको बैठ के सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से, देखिए, जब तक तंजीमें नहीं होंगी कोटली सतिया में, शायद हम उस तरीके से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये ऐसा ही मामला था जब पहले भी दूसरी पार्टीज़ थी, उनकी तंजीमें या होती थी तो डमी होती थी या होती ही नहीं थी, तो उससे नुकसान ये होता था कि हर बंदे की तंजीम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉम वार्ड लेवल टू तहसील लेवल। तो आप अपने MNA MPA से एक स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म के साथ जाएंगे, तो आपकी बात भी ज़्यादा सुनी जाएगी। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है कि कितना अरसे से ये तंजीम साजी नहीं हो सकी? क्या हम इसमें ये समझें कि MPA MNA नालायक हैं, नाअहल हैं कि वो उन लोगों को जो एक डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट के लिए वो कायल नहीं कर पा रहे? अगर 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 50 बंदा है, उनमें से एक प्रेसिडेंट को लेके आना है, जनरल सेक्रेटरी लेके, उनको कायल ना करना, आपको नहीं लग रहा है कि MPAs MNAs की नालायकी है? या आपको लग रहा है कि ठीक है, इसको जाने दें, जब तक वेट करेंगे, 5 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद जब वो एक पेज पे आएंगे तो वो, यानी उनके ऊपर छोड़ दिया बजाय इसके वो खुद फैसला करते हैं? नहीं, इसमें जो तहसील कोटली सतिया का इशू है, इसमें ज़्यादा MNA MPAs या किसी एक पेज पे आने की वो मसला नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन करने होते हैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ने। तो उनके और कुछ मामलात ऐसे हैं कि उन पर कोई स्कैड का उन्होंने केस एक किया हुआ है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होते उस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नोटिफिकेशन करना, वो नोटिफिकेशन कर नहीं सकते। तो इस वजह से हमारी तहसील कोटली सतिया का ये रुका हुआ, जैसे इस कैट का फैसला आएगा उसके बाद। लेकिन मरी में और कोहटा में साथ वाली दोनों दाएं बाएं वाली तहसील वो इस केस से पहले हुई थी सारी अपॉइंट। जब कोटली सतिया अपॉइंट होने लगी थी, मतलब उनकी डिस्कशन सारे स्टेक होल्डर से हो चुकी थी, उस दौरान उन पर एक केस आया और मतलब एक नोटिफिकेशन आया, उस पर वो अभी डिसीजन आया नहीं, स्कैड में उनका केस है, तो या वो जब फाइनल होता है तो उसके बाद ये कोई नोटिफिकेशन करने के काबिल होंगे। सही है। अच्छा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो बात की थी, आप ज़रा आप जानते ही हैं, तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आने से पहले
अभी तक आप अगर देखें कोटली मलोड की जो रोड है उसकी भी अभी तक बातें हो रही हैं कि टेंडर हो गया नहीं हुआ, टेंडर होगा नहीं हुआ। ये जो 3 साल एक तो डिले हुआ, उसके अलावा कौन कौन से बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो आप समझते हैं कि आवाम की जो मसाइल थे उनमें खासी जो है वो कमी लाई गई है? सबसे पहले तो देखें आवाम के सबसे बेसिक हमारी जो वहाँ पे नीड है वो एक तो एजुकेशन है हमारे हल्के में, दूसरा हमारे हॉस्पिटल्स हैं, तीसरा हमारी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए रोड जो मेन रोड थी उसका तो आपको भी आइडिया है कि टेंडर हो चुका है, इंशाल्लाह अप्रैल में उसका काम शुरू हो जाएगा, सर्दियों में हो नहीं सकता। सेकेंडली आप देखें कि हर गाँव में आप पिछले 5 साल नहीं पिछले 15 साल के साथ मुवाजना करें इन 2.5 सालों को, तो आपको हर डोग में 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। रिसेंटली MNA और MPA ने कुछ दिन पहले 1-1 करोड़ पर यूनियन काउंसिल जो हमारी 10 यूनियन काउंसिल्स हैं उनको 1-1 करोड़ रुपये के फंड्स दिए हैं। मेन बड़े प्रोजेक्ट्स पे आ जाएं तो टूरिज्म हाईवे बन रही है, उसके अलावा करोड़ से जो बन्नी तक यहाँ पे इस रोड को थोड़ा डबल कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट जब मरी में मेन GT रोड पे या मोटरवे पे रश हो तो इधर कन्वर्ट किया जाए। और आपको पता है कि हमारे जो तहसील कोटली सतिया है उसका सबसे मेन जो हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किया वो टूरिज्म है। टूरिज्म को उधर लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना तो इंडस्ट्रीज़ हैं कि हम कहें हम इंडस्ट्री लगा लेंगे, ना कोई और हल है इसकी तरक्की का। इसकी तरक्की का एक ही हल है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें और यहाँ पे लेके आएँ ताकि हमारी रोड्स भी बन जानी है, हमारे हॉस्पिटल्स भी ठीक हो जाने। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन देख लें मरी में कोसार यूनिवर्सिटी बन गई है, इंशाल्लाह इन्हीं 5 सालों के अंदर हमारी गवर्नमेंट के दौरान ही उसका कैंपस हमारा कोटा में भी आ जाएगा और कोटली सतिया में भी आ जाएगा। बाकी रही हॉस्पिटल्स की बात, तो हॉस्पिटल्स में देखें कोई भी सिस्टम हम 35-40 साल से ये जो लोगों को करप्ट करते हैं वो सिर्फ खुद करप्ट नहीं थे, बेसिकली उन्होंने हमारा एक सिस्टम करप्ट कर दिया, हम सबको करप्ट कर दिया। तो उस तब्दीली में सिस्टम की तब्दीली आते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आपको सेनेट के मामलात भी पता है कि अभी तक हम कोई कानून साजी नहीं कर पाए क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं है। तो जब तक वो नहीं होती तब तक हम मुकम्मल जिसको कहते हैं कंप्लीट तब्दीली उसकी तरफ जा नहीं सकते। तो इंशाल्लाह कोटली सतिया में भी आपने देखा कि रोड्स, पानी के मसाइल, ये सारी चीज़ें हल हो रही हैं, मेन रोड भी आ रही है, टूरिज्म हाईवे भी आ रही है, टूरिस्ट स्पॉट्स भी बन गए और इंशाल्लाह हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इसमें भी बेहतरी कुछ ना कुछ तो आई है आगे भी। फिर एक मेन इशू है हमारा ट्रांसपोर्ट का, उस ट्रांसपोर्ट के इशू में अभी जैसे ही रोड बन जाएगी उसके बाद आपको खातर खा जो है वो बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये है कि जो आपने कहा कि पानी का मसला अभी तक हल होने के जो करीब हम देखते हैं कि MPA ने बाकायदा तौर पर आवाम को खुशखबरी भी सुनाई, फिर वादे भी किए, दावे भी किए कि जनाब बल्क वाटर स्कीम जो है वो बहाल हो गई है। अभी जो रिसेंटली खबर मिल रही है कि वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है कि उसमें 9 बिलियन रुपए लग रहे थे जो कि गलत गाइड किया गया। एक तो वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। दूसरा टूरिज़म हाईवे की आपने बात की, टूरिज़म हाईवे में भी ये कहा जा रहा है कि जो कुछ इख्तलाफात हैं MPs MNAs के दरमियान और कुछ रोड को डाइवर्ट करने की बात कोशिश की गई है, जिस पर फर्स्ट फेज़ से उठाकर इस प्रोजेक्ट को सेकंड फेज़ में रख दिया गया और अब ये हो सकता है कि 2023 तक ये प्रोजेक्ट इसका हिस्सा ही ना हो। और तीसरी जो बात की थी आपने ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे जो लोकल असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो ना रेट लिस्ट चेक कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को कोई रेट मिले ना मिले, उसके बाद वहाँ पर और बहुत से मसाइल हैं। ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा इशू है वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी प्रॉपर चेकिंग नहीं है, उनकी ड्राइवर्स के पास लाइसेंस भी है या नहीं है, किरायानामा चेक नहीं हो रहा। ये जो है वो काम तो इतना मुश्किल तो नहीं है। देखिए ट्रांसपोर्ट का जहाँ तक मामला है, आपका अपना इलाका है, आप कोटली सतिया से मलोट कुलियाड़ी तक सफ़र करें, आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। जब तक हमें वो रोड ठीक नहीं होती आप ट्रांसपोर्टर्स पे सख्ती नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आप एक रोड इतनी ख़राब है, आप अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं लेके जाते, तो उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गाड़ी चलाएं और वो जो गाड़ी वहाँ से 1-2 दफ़ा होके आती है उसका आके वापस उनको एक्सपेंस करना पड़ता है, तो वो कैसे उसको एक मेयार बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये रोड बन सकती है, हमारे रिसेंटली भी यूथ की असिस्टेंट कमिश्नर कोटली सतिया से इसके हवाले से मीटिंग हुई, क्योंकि रिसेंटली हमारे एक भाई थे आमिर सत्ती भाई, वो ट्रांसपोर्ट का ही इशू था, उसकी वजह से वो इस दुनिया से गए। तो हम उस पर AC साहब ने भी ये जैसे ही रोड बन जाएगी उस पर हम एज अ यूथ भी स्टांस लेंगे, MNA MPA भी उस पर है, लेकिन अभी हम फोर्स नहीं कर सकते कि अभी तो उस रोड पे ट्रांसपोर्ट चलाना, अगर मेरी ज़ाती गाड़ी होती तो मैं तो शायद ना चलाता। ये तो इलाके के शायद मुखलिस लोग हैं जो चला रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ ख़राब करते हैं, तो उन पर अगर जैसे ही रोड बन जाएगी इंशाल्लाह वो मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब 3 सालों से अगर रोड बन रही है, आप अपनी गाड़ी भी नहीं लेके जाना चाहते और दूसरे लोगों को मशवरा देंगे कि आप गाड़ी ना लेके जाएँ, तो फिर ट्रांसपोर्ट को भी आप नहीं पूछेंगे। लोकल उनकी जो हालत है, 7 दरख्तों की कटाई हुई थी, आपको इल्म होगा कि उसका बड़ा शोर हुआ है, उस पर कोई नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ
की हुकूमत का मंशूर यही है। इमरान खान ख़ुद जब कोई मेहमान आ जाता है उसको भी पकड़ाते हैं, जनाब ये पौधा लगा दें। दूसरी तरफ इतनी बड़ी कटाई हुई, 100 के करीब दरख्त काटे गए, FIR हुई, फिर खामोशी। ये जो चीज़ें दबाई जाती हैं, छुपाई जाती हैं, आपको लग नहीं रहा कि इससे बड़ा नुकसान होता है? आवाम भी समझती है कि अब जो लीगल काम है वो भी लोगों के नहीं हो रहे। देखें, ऐसा है कि पहले तो आपको जो दरख्त कटाई हुई है ना, उस पर MNA MPs या पार्टी क्या कर सकती है, उनको अदालत तक भेज सकती है। अब डिसीजन जो है वो अदालत का काम है। आपने देखा FIR हुई, उस पर वहाँ पे हमारे वो मिनिस्टर भी आए, सारों ने आके, इवन PTI के आपने देखा कि लोगों ने भी, जहाँ हम देखते हैं कि हमने कुछ गलत किया तो हम खुद उस पर स्टांस लेते हैं, लेकिन हमने अगर समझा आप वो सारा जो काम था, अब वो सारा काम अदालत का है। हमारा काम है अदालत तक लेके जाना। अगर हमारे वो भाई जिन्होंने ये किया वो गलत थे तो अदालत फैसला नहीं किया, अगर ये वो ठीक थे तो वो भी अदालत ने फैसला किया। ठीक है, अभी यानी आपकी जो तंजीमी मामला हैं, आप समझते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये सॉल्व हो जाएंगे? जो लोगों ने रिज़ाइन किए हैं वो आप उनको कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, या आपको लग रहा है कि नए दोबारा से जो है वो इंतखाबात हो सकते हैं? नहीं, देखें, तंजीम दोबारा का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि तंजीम एक बन चुकी है और उस तंजीम को हम भी ऑन करते हैं, इवन हमारी सेंटर तक कैबिनेट ऑन करती है। लेकिन अगर मैंने इस्तीफ़ा दिया और अगर मैं नहीं वापस लेना चाहता तो क्या आप मेरी जगह किसी और बंदे को एडजस्ट करते हैं? डेफिनेटली। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो भाई हमसे नाराज़ हैं उनको लेके आए, और उनको ही इसीलिए हम अभी इस प्रोसेस को डिले कर रहे हैं, ताकि हम उनको राज़ी करके दोबारा वो लोग या उनके साथ कोई और उनको हम इस पे पोजीशंस पे लेके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे राजा एजाज साहब और राजा शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की अभी तंजीम साजी की है और कुछ बातें चल रही थी, उस पर हमने इनको मदऊ किया। और इसके साथ साथ क्योंकि तंजीम साजी अभी तक कोर्ट लिस्टियों में नहीं, उस पर भी बातें हो रही हैं, और आगे बल्दियाती इलेक्शन की बात की जा रही है और सेनेट के इलेक्शन की बात की रही है, जिस पे यानी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ भी अब चाह रही हैं कि उनकी तंजीम साजी मजबूत होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में बल्दियाती इलेक्शन में वो भरपूर जो है वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो ग्रास रूट लेवल पर लेके जा सकें और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो टफ टाइम दे सकें। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे।